ललित जी, आप अपने कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। आ गई लाइट बराबर आवाज? नहीं हाँ जी, दादा, वो ईयरफोन से आवाज अच्छी आएगी, फिर बीच में रुक रही है। ये अभी आ रही है बराबर? ईयरफोन लगा दिया मैंने। जी दादा, आप ठीक आ रही है। राइट, थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं। ललित जी शेयर कर दिया है, थैंक यू ललित जी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। फिर से स्नान से शुरू करना है हमको। स्नान हो चुका है और भोजन विधान। तो आज हम भोजन विधान का, हमने स्नान के बारे में जाना था। स्नान के जो विधान है उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। स्नान किन को निषेध है उसके लिए भी हमने जानने का प्रयास किया। अब हम भोजन का विधान क्या है उसको हम समझते हैं। भोजन यानी जो हम आहार लेते हैं खाने पीने में, ये सभी भोजन ही है। आजकल हम दवा को भोजन बनाए हुए हैं। भोजन को दवा बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। खाए हुए आहार के पाचन हो जाने पर ही हितकारी है। यानी भोजन कब लेना है? जब पूरी तरह से खाना पहले से पच चुका हो, यानी उसका डाइजेशन कंप्लीट हो चुका हो। ऐसी कंडीशन में ही भोजन लेना हितकारी माना गया है। उसमें भी आपको ये देखना है कि पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना है। तो पथ्य भोजन उचित मात्रा का विचार करके फिर लेना चाहिए। पथ्य भोजन जो है हमारा, यानी भोजन के बारे में यहाँ तक उन्होंने विधान बताया है कि खाना यदि नहीं पचा है हमारा तो उसे दोबारा नहीं खाएं। कई बार क्या होता है कि हम अभी आजकल ये हो रहा है, किसी फ्रेंड के यहाँ गए, घर से नाश्ता करके निकले थे या ऑफिस और कुछ और हो गया, फिर कोई आगे मिलने वाला, फिर ऑफिस में या किसी के साथ में फिर आधे घंटे बाद फिर शुरू हो गए। फिर अभी चाय पी ली, कोई बात नहीं, लस्सी पी लेते हैं। तो ये अपथ्य और पथ्य के बारे में जानकारी होना जरूरी है। पथ्य किसे कहा गया? यानी आप जब भोजन पूरी तरह से आपका पाचन ठीक से हो जाए उसके बाद में हमारे शरीर में जो पहला खाया हुआ भोजन वो ठीक से पच जाने के बाद ही हमें आहार का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा हमें आयुर्वेद कहता है। जबकि आज हम समस्या के शिकार ये हैं या हमारी आदतों के शिकार हैं। अभी हमारे बच्चों को हम देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले लिया, टीवी के सामने बैठ गए, सारा क्रम चल रहा है। तो ये भी एक गलत तरीका है। यानी भोजन लेने का जो तरीका होना चाहिए वो हम स्वयं से निर्धारित करना चाहिए कि हम कितना भोजन पचा सकते हैं। और भोजन के बारे में एक और बात बताया गया है कि भोजन के, यानी पेट आपका स्टमक है, इसके 4 भाग करिए। 2 भाग को आप ठोस आहार से भर सकते हैं और एक भाग को जल भाग समझ करके भरें।
यानी लिक्विड कोई भी हो, लिक्विड में दाल हो सकती है, पतली दाल हो सकती है, भात हो सकती है, वो सब लिक्विड का ही हिस्सा हो। तो इस तरह से उन्होंने बताया, यानी पेट का आप 4 भाग कर लीजिए, और 4 भाग करने के बाद में 2 को आप ठोस आहार से और 1 को लिक्विड से, और 1 भाग भोजन को स्टमक का खाली रखें, जिसमें एयर का आवाजाही हो, ऑक्सीजन का वहां पर संचार हो सके, जिससे भोजन में जो भोजन को पचाने की क्रिया है उसमें भी भोजन में जो है ऑक्सीजन की मात्रा हो, भोजन के पचाने की क्रिया के साथ में वहाँ ऑक्सीजन के लिए स्थान हो या हवा के लिए स्थान हो, तो वो अच्छा रहेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, मिक्सी के अंदर जब कभी भी क्या बनाते हैं, मान लो पपीते का जूस बना रहे हैं, पपीता शेक बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा पपीते क्या पूरा भर देते हैं? नहीं भरते, इसको थोड़ा सा काटते हैं, और थोड़ा सा काटने के बाद में उसमें कुछ जल मिला करके फिर उसको घुमाते हैं, फिर वो गाढ़ा हो जाता है, फिर अंदाजे से फिर एक बार और जल मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, कई लोग जो भी चीजें मिलाना होता है। तो ऐसे ही पेट के अंदर भी भोजन का सिस्टम होता है। तो भोजन में क्या करना है हमको, स्थान 2 भाग जो हैं हमारे पेट के, 4 भाग करने से 2 भाग को ठोस से भरना है, और 1 को जल से या लिक्विड से, और 1 भाग को एयर से। तो ये ही पथ्य अपथ्य का विचार करना है, यानी 2 खटाई एक साथ हैं वो हम ना खाएं, या कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा गर्म भोजन और बहुत ज्यादा ठंडा। कई लोग क्या करते हैं कि एक साथ गरम गरम दाल होती है एक प्लेट में, और साथ में 1 गिलास छाछ का भर के रखा होता है। तो 2 एकदम गरम और विपरीत प्रकृति वाले आहार दोनों एक साथ ग्रहण करेंगे, तो ये भी अपथ्य है। पथ्य अपथ्य का बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो आहार शास्त्र है, एक बड़ा शास्त्र है। उसकी भी फिर कभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अलग ही पूरी विद्या ही अलग है। भोजन को पकाने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन सा भोजन होना चाहिए, भोजन करने का क्या सबसे पहले भोजन के लिए बैठते हैं तो उसका विधान ये है कि 50 मिनट पहले आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। साथ ही कोई भी लिक्विड आहार भोजन से पूर्व ज्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं करना, खास करके पानी तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। पानी लेना पड़ता है तो आप 1 घूंट गला गीला करने के लिए ले सकते हैं, उसमें कहना। तो इस तरह का विधान उन्होंने बनाया, कुछ नियम बताए थे इसके बारे में। उन नियमों में खास करके जब हम चपाती या चावल 2 अन्न द्विदलीय भोजन कर रहे हैं, द्विदलीय मतलब 2 प्रकार के अन्न हैं, या द्विअन्नीय भोजन 2 प्रकार के अन्न हैं। जैसे हमने एक गेहूं की रोटी ले ली, दूसरी मक्का की रोटी ले ली, तीसरी हमारे पास में चावल हो गया। तो 2 अन्न के बीच में 1 घूंट या 2 घूंट पानी पीने का विधान बताया गया है। कोई पपीते शेक जो बनाते हैं वैसा ही कुछ समझें। तो 1 चपाती खा ली, उसके बाद में 1 आध कोई घूंट जल्दी से मत, मतलब मुंह को साफ करने के लिए एक को यानी पहले वाले भोजन को अंदर मुंह से हटाने के लिए कुल्ला करते हैं ना, जैसे इस तरह से पानी को घुमाएं, और घुमाने के बाद में पानी को निगल लें। फिर आप दूसरी मक्का की रोटी ले सकते हैं। फिर मक्का की रोटी के बाद में फिर आप फिर से खाना वही चबा चबा करें, जब तक कि वो खुद से अपने आप में लार में मिक्स ना हो जाए, वो भोजन अंदर न चला जाए अपने से खुद, जबरदस्ती धकेल के नहीं। एक तो मगरमच्छ की तरह धकेलते होते हैं हम, किसी लिक्विड के साथ, किसी छाछ के साथ, किसी चाय के साथ। चाय के साथ तो बिल्कुल नहीं। अब चावल की बारी आती है, तो चावल
और फिर मक्का की रोटी है तो उसके बीच में भी 1 या 2 घूंट पानी हम ले सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने बताया। इसके बाद में यदि आपके पास 2 सब्जियां हैं या 4 सब्जियां हैं तो कोई भी हरी सब्जियां पहले आप ग्रहण करें। जो कफ को बढ़ाने वाली सब्जियां हैं वो पहले खाएं, पित्त वाली बाद में और वात वाली सबसे लास्ट। ठीक है, इस प्रकार की जो आहार कफ को बढ़ाने वाले हैं वो पहले खाएं, उसके बाद में दूसरी चीज आप क्रमबद्ध तरीके से ले सकते हैं। ऐसे ही रसों के बारे में बताया है उन्होंने। 6 रस हैं हमारे, जैसे मधुर रस, उसके बाद अम्ल रस खट्टा जिसको बोलते हैं, तीसरा नमकीन रस यानी नमक वाला, चौथा चरपरा, हालांकि आजकल सब मिक्स करते हैं हम लोग, तो मिक्स करके ये चरपरा, उसके बाद में कड़वा और फिर उसके बाद कषाय। ऐसे ही खाने के बाद में पान खाने का विधान है, तो वो विधान क्या है, उसमें कटु तिक्त कषाय 3 रस पाए जाते हैं, कटु तिक्त और कषाय। यानी चरपरा भी है पान में थोड़ा सा हल्कापन, और उसमें कड़वापन भी है, और कषाय रस भी है। इसलिए ये क्या करेगा, शरीर के अंदर गले को साफ करने का काम करेगा। तो आप गले में सफाई करना चाहते हैं तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहला रस भोजन में क्या होना चाहिए, मीठा। कोशिश करें कि मीठा हो, कोशिश करें कि उसके बाद खट्टा या अम्ल वाला, और मिक्स कोई सब्जी बनी है तो बात अलग है। उसके बाद जो हमारा रस आता है वो नमकीन। यदि ये 6 रस अलग अलग हैं तो नमकीन का विधान, और उसके बाद चरपरे का, और फिर कटु, ये चरपरा हो गया, और फिर तिक्त यानी कड़वा, और फिर उसके बाद कषाय रस का विधान है। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से 6 रस, मधुर सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम खट्टा, उससे थोड़ा कम नमक, नमक वाला नमकीन, उसके बाद चरपरा, उसके बाद में कड़वा और कम, और कड़ाए और कम। यानी सबसे पहला जो रस है आपका है मीठा, भोजन में ज्यादा शामिल करना चाहिए, और 6 रसों का समावेश हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं। यानी 6 रसों को समान रूप से ग्रहण नहीं किया जाना। तो सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से हमने मीठा, नमकीन, चरपरा, कड़वा और कषाय, यानी ये क्रमबद्ध के सबसे ज्यादा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके क्रम है। इसके खाने की कुछ और नहीं तो तो आपको खाना खाने के 1 या 1.5 घंटा बाद पीना है। यानी जो श्रम करते हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उसके लिए 1 घंटे का, और जो बहुत श्रम नहीं करते, शरीर का बहुत ज्यादा श्रम नहीं, जिनका शारीरिक कार्य नहीं, जिनका मानसिक कार्य है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 1.5 घंटा बाद में पानी पिएंगे। और पानी भी इकट्ठा एक साथ नहीं पिएंगे, जैसे जैसे प्यास लगती जाएगी थोड़ा थोड़ा। आज का आधुनिक विज्ञान तो कहता है जी 50 ml एक बार में लिक्विड ग्रहण करना चाहिए। लिक्विड मतलब कोई जूस हो गया, कोई पानी हो गया। और खाने के बाद में तुरंत यदि कुछ पीना पड़ रहा है, कुछ लोग बोलते हैं साहब हमें तो पीना ही है, हम तो पिएंगे, नहीं तो हमें तो गले में फंस रहा है कुछ ना कुछ, या नींबू पानी बना के पी लो, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो चाट में आप मसाले यूज करते हैं, जीरा वीरा डाल करके, थोड़ा पुदीना, धनिया के पत्ते भी कुछ लोग डाल लेते हैं टेस्टी बनाने के लिए, और भी अच्छा कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। थोड़ा सौंठ भी डाल सकते हैं ताकि गैस ना बहना पड़े। जिनको गैस की तकलीफ है वो ऐसा कर सकते हैं। जिनको भूख ना लगती हो वो लोग थोड़ा सा घी ले लें, आधा चम्मच गाय का घी,
और उसमें 2-3 चुटकी सौंठ पाउडर को मिला लें और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिला के खाना खाने से पहले चाट लें। तो ये उसके बाद में जो पानी का विधान है वो देखा। और पथ्य अपथ्य यानी एकदम ठंडा और एकदम गर्म दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, पथ्य और पथ्य का ध्यान रखना है, यानी बहुत ज्यादा ठंडा कंटेंट एक साथ ग्रहण नहीं करना और ठंडा तो बिल्कुल नहीं, फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं, जरूरत पड़ती तो मटकेगा। पानी के विषय में भी जानकारी उन्होंने बताते हुए बताया है कि होली से दिवाली तक और दिवाली से होली तक अलग अलग पानी का विधान है। अब पानी का विधान क्या है? पानी का विधान ये है कि तांबे के बर्तन का जो पानी है, आप दिवाली से लेकर के, तांबा गर्म होता है तासीर में, इसलिए उसके तांबे का, ताम्र पात्र का जो पानी है, आप दिवाली से शुरू करके होली तक यूज कर सकते हैं। होली के बाद में आपका मिट्टी का मटके का विधान आ जाता है, या हम शीतला सप्तमी सप्तमी अष्टमी का जो घड़ा भरते हैं, तो ये हमारे यहाँ परंपरा बनी हुई है कि साहब मिट्टी का घड़ा नया बदलते हैं, भरते हैं, राइट। तो ये परंपरा उसको उसी से जुड़ी हुई है। तो हम ये क्रम भी कर सकते हैं। बारिश के अंदर उबले हुए पानी के बारे में चर्चा की है। आरओ का तो पानी बिल्कुल अलाउ है ही नहीं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो बॉइल किया हुआ पानी आप पिए तो फायदा करेगा। कुछ लोग कहेंगे कुछ भी खाते ही एसिडिटी हो जाती, तो ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल 20-25 मिनट पानी को उबालना है और फिर ठंडा कर लेना है। ठंडा मतलब फ्रिज में नहीं, आप मटके में ठंडा कर सकते हैं उस पानी को, तो या सिंपल घड़े में या सिंपल बर्तनों में रख करके आप ठंडा कर सकते हैं। तो ये वाला जो पानी है, इसको आप सिर्फ 10 घूंट भी लार के साथ मिक्स करके पिएंगे खाना खाने के बाद, तो आपको एसिडिटी बिल्कुल नहीं होने वाली। केवल लार के साथ, जब भी एसिडिटी हो, बहुत ज्यादा गले में कुछ जलन वलन हो रही है, जिसमें खट्टा पानी नहीं आता हो, ऐसी कंडीशन में आप पानी को बस मुंह में घुमाओ और घुमा के उसकी लार जब मिक्स हो जाए और पानी का टेम्परेचर मुंह के बराबर आ जाए, तब आप समझेंगे थोड़ा बहुत उसमें लार मिक्स हो गया है, और मिलाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। तो मुंह को चलाते जाइए और पानी को सिप सिप करके लार के साथ मिक्स करके पिए। अब जो पहले के महाराज लोग होते थे, बाबा जी, उनके आश्रम में जाते थे, वो कहते थे ऐसा करो जी, 11 बार गायत्री मंत्र बोलो, मुंह में पानी रखो, 11 बार आप जब गायत्री मंत्र बोलेंगे और ऊपर की तरफ मुंह करेंगे, मुंह चलेगा, पानी रखना है बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आप गायत्री मंत्र कैसे बोल पाएंगे जब तक पानी कम मात्रा में रखेंगे, तब ना बोल पाएंगे ना, उच्चारण कैसे होगा। तो भाई भगवान की कृपा हुई तो आपकी एसिडिटी थोड़ी सी देर में गायब हो जाएगी। देखो हो गया चमत्कार। तो ये तो महाराजों का चमत्कार हो गया, हम तो महाराज है नहीं कहीं, बाबा जी है नहीं, तो क्या करना, घरेलू आदमी है। तो आप भी चाहें तो गायत्री मंत्र का यूज करें, नहीं तो ना भी करें। जितना समय आपको 11 बार गायत्री मंत्र बोलने में लगता है, उतना समय आप मुंह को, पानी को हिलाओ, घुमाओ और पी जाओ। ऐसा 10-11 बार करोगे, बस हो गया, आपकी एसिडिटी
मेहनत किया है ना, इसमें कोई श्रम तो नहीं, ना हल चलाया, ना खेती बाड़ी की, है ना? मुझे पानी उबला हुआ हो ना, ये हुई फ्री और फ्री मेडिसिन फैसिलिटी, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की लेने की आवश्यकता नहीं। ये फ्री हो मतलब इसके जैसे फ्री हो लेने की आवश्यकता नहीं। एक छोटा सा काम से आपका समाधान हो गया। तो ये जो क्रम है हमारे खाने का और इसका क्रम तथ्य और आपत्ति, हमने आपको बताया कि यदि आपके खाने की आ रही है, पंडित जी दिन में चले गए हैं, है ना? सर आपका आवाज फिर से चला गया है। अच्छा, वो नेटवर्क डाउन हो गया था। आवाज आ रही है अभी? जी अब आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा हमको? खीर भी आ गई है तो खीर के साथ में देखिए, मीठे के साथ में दूध या दूध से बनी हुई चीजों के साथ में ये अपथ्य माना है नमक वाली चीजें, और खट्टा तो बिल्कुल ही नहीं। दूध के साथ खट्टा बिल्कुल नहीं। इसकी तो खीर के साथ में या दूध से बनी हुई चीजों के साथ में नमक वाली बिल्कुल नहीं। आजकल तो हम पनीर का टिक्कड़ और पता नहीं क्या क्या सीख गए हैं, बहुत कुछ बनाकर खाना। तो थोड़े दिन बाद में ऐसी स्किन डिजीज आती हैं, ऐसी एलर्जी आती है, स्किन एलर्जी, पता नहीं पड़ता हमको ये बीमारियां कहाँ से आई, ऑटो इम्यून डिजीज तक हो जाती हैं। राइट, यानी आपके शरीर का रोग प्रतिरोधक है, आपके शरीर के जो रक्षक हैं वही आपके शरीर को खाने लग गए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आपको गेहूं का सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। दादा आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज फिर से नहीं आ रही है। तो जब नेटवर्क वीक हो जाएगा ना तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, आप समझ जाना। यहाँ पे जैसे ही मेरे को नेटवर्क शो करेगा ना वीक हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बोलना बंद कर दूंगा, जी जी दादा। जिससे वो, है ना, जी दादा। जिससे वो सेंटेंस पूरा कटेगा नहीं, बात बराबर आती रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, मीठे के साथ में या दूध से बनी हुई चीजों के साथ में, अब आप कहोगे छाछ के अंदर नमक डालें कि ना डालें, तो आप सेंधा नमक बिल्कुल डाल सकते हैं। राइट, सेंधा नमक में इतना दिक्कत नहीं है जितना, देखिए ये समस्याएं गर्म तासीर हो जाता है। नमक क्या है? गर्म है। ये छहों रसों में सबसे ज्यादा गर्म है नमक, और सबसे ज्यादा खून को खराब भी यही करता है। हमारी समस्या ये है कि हम लोग इतने जीभ के चट्टू हो गए हैं कि हमें नमक के बिना लगता ही नहीं है भोजन। टेबल के ऊपर एक डब्बी तो होनी ही चाहिए, एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि जब भी भोजन के टेबल पर बैठेंगे तो साथ में नमक तो होना ही चाहिए। ये जो सिंबल आपका बना है ये पाश्चात्य सिस्टम को देखते हुए
तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ सर्दी और भयंकर सर्दी, ये दो ही मौसम है। आपके यहाँ पर गर्मी और कभी कभी भयंकर गर्मी, और बाकी पूरी 16 प्रकार की ऋतुएं मौजूद हैं आपके देश में। तो हैं, यानी मिल जाएगा तो जून में मिल जाएगा, जून मिल जाएगा, कभी जयपुर में भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और ऐसे काम जो है राजस्थान 16 बोलते हैं। बाकी जगहों की कहानियां थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो ऐसे जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में हमें नमक तो कई कंट्रीज में, जैसे चाइनीज की तरफ चल जाएंगे, इधर ये लोग तो बहुत खाते ही नहीं, डालते ही नमक ऊपर से। तो नमक क्या है हमारे हिसाब से गर्म तासीर, और ये विदेशी नमक तो बिल्कुल ही नहीं। सेंधा नमक हमारे लिए अच्छा है, पहाड़ी नमक जिसको बोलते हैं। तो ये वाला नमक है, और आगे जो नमक जो है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। तो इससे अच्छा नहीं, क्योंकि वो मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनके पास ऑलरेडी उनकी खाने की चीजों में जो पैदाइश चीजें हैं, तो उन सब में दूर है। कहा नहीं होता कि पहाड़ी इलाके बोलते हैं ना, पानी में मिट्टी को बो गए ये जब पानी ऊपर से बहकर आता है, ये पहाड़ी इलाकों का भी ध्यान दिया है। के हैं उनके अंदर क्या होता है, पानी के बहाव के कारण वो सारा के सारा उनका जो मिट्टी का जो कहना है आपको, ये सारा आ जाता है। यहाँ पर आयोडीन हमारे यहाँ भरपूर रहता है। आयोडीन हल्का होता है तो कहीं भी बेहतर हमारे हमारा शरीर क्या होता है। पहाड़ी इलाकों को जरूर शायद जरूरत पड़ती है, इसलिए कहा गया है कि जिस मिट्टी का भोजन जहाँ उगाया हुआ हो वहीं खाना चाहिए। यानी अभी हम लोगों की बीमारी फिर उसके बाद शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। नमक कम लग रहा है तो ऐसा नहीं, नमक हमारे हर
खाने की चीजें उपलब्ध है, बस आदतन हम ज्यादा खाने लग गए हैं, राइट। तो उसको कम करने की जरूरत है। और बना लेंगे तो इतनी यानी अगर जो भी में भरपूर नमक है जितना हमको शरीर में चाहिए। तो सफेद नमक की कहानी मैंने आपको बता दी। सफेद चीनी की कहानी भी यह है कि ये भी हमारा देश का आइटम नहीं है, तो ये अच्छा हमारे लिए नहीं है। थोड़े दिन बाद कुछ लोग ऐसी शिकायत करते हैं तो हमारे पैर में साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, घुटने में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। राजीव भाई बताया करते थे कि भाई इसके अंदर इसका क्रिस्टलीकरण जो होता है, बड़ा केमिकल ऐसा मिला होता है जिसको सीमेंट के लिए यूज किया जाता हो। तो सीमेंट में भी मॉइस्चर से बचाने के लिए अब आप देखेंगे अपनी देसी चीनी आती है, इसमें हल्का हल्का बूरा होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, देसी बूरा होता है ना, देसी खांड, उसमें मॉइस्चर हो जाता है, तो उसमें गुठले पड़ने लगते हैं। जबकि हमारी चीनी में गुठले पड़ते हैं क्या? चाहे कितनी पीस के बारीक कर दो, नहीं पड़ते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वो केमिकल होता है जो सीमेंट जैसी चीज को बनाने के लिए काम में लगता है, राइट। तो चीनी के हम विरोधी नहीं है, या कंपनी विशेष के लिए हम कोई खतरा ना बने, केवल हमें स्वस्थ रहना है, हमें किन चीजों का यूज करना है वो हमको समझना होगा। तो जिसको सूट ना करे ऐसी चीजों से बचें, बारीक चीजों को खाने में इस्तेमाल कम करें। ये भोजन का एक विधान और एक सिस्टम बताया है। इस पर मैं 10 घंटे और भी चर्चा करूं तो खत्म होने वाला नहीं, इतना बड़ा भोजन शास्त्र है। तो इस तरह से हमको खाने के कुछ विधान, नियम, खाना खाने से पहले जब हम बैठते हैं तो खाने के ऊपर, तो खाने पर निगाह रहे, हमारी इंद्रियां पूरी खाने को स्पर्श करें। इंद्रियां क्या, नाक, मुंह, कान, ये सब कुछ। मतलब स्पर्श करने का मतलब ये थोड़ी कि आंख को उठा करके वहां खाने पे लगा देना है, या खाने को आंख पर लगाना, नहीं। यानी उन इंद्रियों से हमको ये महसूस करना है कि ये भोजन हमारे खाने में उपलब्ध है, जिससे हमारे ब्रेन को सिग्नलिंग प्रोसेस हो कि लीवर को आंखें तो है नहीं, तो लीवर को आंखें नहीं है तो फिर क्या होगा? लीवर को मैसेज तो ब्रेन ही करता है, तो ब्रेन इससे मैसेज प्राप्त करता है हमारी इंद्रियों से। से वो लोग चावल नहीं खाते, वो कोशिश करें कि आयुर्वेदिक विधान का पालन इससे हो। वो लोग आज भी हाथ से चावल खाते हैं। कई जगह तो पत्तों का भी इस्तेमाल नहीं, पत्तों के ऊपर, केले के पत्तों पर ऐसे चावल खाते हैं। तो केलों के पत्तों पर या ऐसे ठंडी तासीर वाले चीजों को, क्योंकि साउथ में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से एक भोजन का पूरा क्रम हमारे आयुर्वेद में आहार शास्त्र के रूप में उपलब्ध है। अच्छा खासा शास्त्र गढ़ा गया है जिसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने अष्टांग हृदय, यानी महर्षि वाल्मीकि ने 7000 सूत्र से भी ज्यादा लिखे हैं भोजन के ऊपर, उनकी क्रियाकलाप के ऊपर, उनके हमारा जो आहार विहार है इसके ऊपर। लेकिन 7000 मान लो आप पालन नहीं कर पाते, कुछ पालन करके कुछ हद तक बड़ी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। जैसे खाने से पहले, खाना का 50 मिनट पहले पानी का नहीं पीना, बाद में 1-1.5 घंटे बाद पीना, कम मात्रा में पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, बार बार पीना, करके पीना, यानी चबा के पीना, चबा के खाना खाना। और दूध यानी 2 दालें आपके पास उपलब्ध है। एक दाल आपकी चने की दाल बनी, दूसरी उड़द की दाल, तीसरी मूंग की दाल।
तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके भोजन के विधान पर, कुछ लोग क्या करते हैं, मिक्स दालों का प्रोविजन कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी सारे विटामिन मिल जाएंगे, हम तो एक साथ मिक्स करके दालें बना लो। अब आयुर्वेद का मानना ये है, महर्षि वाल्मीकि भट्ट का मानना ये है कि जो दालें जितना खेतों में पकने लेती है, ध्यान से सुनिएगा सूत्र उनका, उनका कहना ये है कि जो दालें या जो अन्न जितना समय ज्यादा पकने में खेतों में लेते हैं उतना ही हमारे शरीर में ज्यादा समय लेंगे। तो जो पकने में ज्यादा समय लेगी तो पचने में है पसीने में। अब इसके साथ में कोई उड़द की दाल भारी आपने यूज कर ली तो हमारा जो शरीर इन दोनों का अलग अलग है, इन दोनों का प्रोटीन का स्केल है ना? तो प्रोटीन इनका अलग अलग है, एक दाल का प्रोटीन हल्का है, एक का पचने में भारी है। तो हमारा जो पाचन के लिए प्रोटीन पाचन के लिए जो भी पाचन तंत्र का हमारा शरीर निर्माण करता है, ऐसे एग्जाम में भी होते हैं, कई रीजन पेपर होता है। तो हमारे रीजन वगैरह यही सीमा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर ये बताया जाता है कि जो भी आसान प्रश्न है उसको नंबर वाइज तो वो जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंदर भी हम आसान सवालों के उत्तर पहले लिखते हैं। अभी आ गई साउंड वापस से, बीच में चली गई थी, नेटवर्क नहीं था इसलिए। अभी आ रहा है ना आवाज? सर अभी आ रही है लेकिन वो कट कट के आती है, वो आधी बात समझ में आती है, आधी फिर कट जाती है। अच्छा, जहाँ दिक्कत हो तो आप बता देंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा उसी सेंटेंस को। तो खाने में क्या है, हमें मिक्स दालों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा शरीर आसान चीजों को पहले पचाता है। जो भी पचने में आसान होगा तो आसान होगा पचने में, शरीर उसको पचा पाएगा। और जो पचेगा नहीं वो खाना आपके शरीर में सड़ेगा, खराब होगा, या फिर वो भारी खाना भी होगा, वो पचने में दिक्कत करेगा।
इसलिए शरीर में जब भी आपको कोई भारी दाल या भारी खाना खाना है, तो जब भी आप खाना शुरू करते हैं तो पहले चाहिए उसके पास उसको मांगे। ध्यान रखने योग्य बातें हैं भोजन के संदर्भ में, जिसको हम जान करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो कुछ नियमों का पालन कर लें। एक तो पानी के नियम का पालन कर लें। एक कुछ खाने में व्हाइट पॉइजन जिसको बोलते हैं हम, मैदा, चीनी और नमक, जो टाटा नमक या जो भी कोई भी कंपनी का हो, विशेष तौर से किसी कंपनी के बारे में हम जिक्र नहीं करना चाहिए, तो ठीक नहीं है। तो इन चीजों का हमको क्या करना, ध्यान रखना है थोड़ा। तो आयोडीन वाले जो है नमक, उनसे भी बच के नहीं हो सकता। इसके बाद में कुछ ऐसी और चीजों का वर्णन आता है जिसमें भोजन में, जैसे सब्जियां हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिक्स करके बना देते हैं। सब्जियों की मिक्स की भी चर्चा होती है। तो जो गैस वाली चीजें हैं, जो गैस करती हैं, जैसे हमारे मटर पनीर का हम यूज करते हैं, राइट। तो ये बड़ा और खतरनाक है। ऐसे टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, आनंददायक है, जीभ के लिए बहुत अच्छा है। जीभ के लिए दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन सिर के लिए कभी कभी, या शरीर के लिए वो बड़ा खराब हो जाता है। तो जरूरी नहीं जीवन में कि जीभ के लिए जो अच्छा हो, बाकी भागों के लिए शरीर के वो उतना ही अच्छा हो। तो बेहतर ये है कि हमको इन चीजों को ध्यान रखना है, और इस रहते हुए और अपने नियमों का आयुर्वेदिक ढंग से पालन करके हम उसको एक व्यवस्थित तरीके से हमारे जीवन अन्य विधान की चर्चा, हालांकि भोजन वाला अभी खत्म नहीं हो सकता, चलता रहेगा। तो उचित मात्रा में लेना, ये मात्रा मैंने आपको बता दी। नंबर अन्य विधान, नेक्स्ट पेज पे है ये, पेज नंबर हो गया, तो बीच में से थोड़ा सा वो आ गया है व्यवधान। अन्य विधान, मलमूत्र आदि वेगों को बलपूर्वक प्रवृत्त ना कराए। यदि हम किसी को ये लगता है कि मैं कहीं रास्ते में सफर में जा रहा हूँ और कहीं रास्ते में आ गई, तो जबरदस्ती एक बार टॉयलेट में जाके आते हैं, नहीं आ रहा तब भी जोर लगा करके बलपूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि आ जाए, कुछ भी आ जाए थोड़ा बहुत, ताकि रास्ते में जितना अभी मूत्राशय का ब्लैडर खाली कर लेते हैं, या तो वो भी जा जाते हैं। ऐसी कोई क्रिया जो है बलपूर्वक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनसे बीमारियां आती हैं। तो मल मूत्रादि वेगों को बलपूर्वक ना कराएं, ऐसा बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा है। हालांकि हम 13-14 प्रकार की वेग को रोकने से कौन कौन सी व्याधियां या बीमारियां होती हैं, अब करना शेष है, और अगले अध्याय में उसकी भी हम चर्चा कर पाएंगे। साध्य रोगों को पहले समय, फिर कोई जो साध्य रोग हैं, जो आसानी से ठीक हो सकते हैं,
तो साध्य रोग और असाध्य रोगों का जो वर्णन आता है उसमें हमें ये जानना जरूरी है कि जो आसानी से रोग चले जाते हैं वो तो साध्य रोग हैं, और जो नहीं जा पाते वो सब असाध्य रोग हो गए। तो असाध्य रोगों में क्या करना है, हमें उनका विधान बाद में करना है, लेकिन जो साध्य है उनको पहले साधना चाहिए, उनको पहले ठीक करने का प्रयास करना यहाँ बताया हुआ है। तो पाप और पुण्य का तो जो करके पछताए वो पाप, और जो करके हर्ष आए सब प्राणियों की जो संसार है इस संसार में अब केवल तो सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। तो चाहे मनुष्य हो, कीट पतंग हो, वो चाहे कोई चीज किसी का शिकार बनाता है, तो ये सारा जो प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख प्राप्ति के लिए होती हैं। आदमी भी अपने सुखों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, ऐसे अपने सोच रहे होते हैं इसकी प्राप्ति मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद मानता है। राइट। तो ये जो क्रम है यह सब कुछ सुख बिना, धैर्य के बिना किसी को सुख नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। राइट। तो यहाँ एक और चीज बताई गई है
कि 10 विध पाप कभी ना करें। 10 विध प्राप्त यानी 10 विधान, विध का मतलब विधान। तो हमारे यहाँ पर कुछ संस्कार हैं हमारे, जिसमें 10 विध पाप कभी ना करें। उनमें कौन कौन से हैं विधान? सनातन धर्म की अवधारणा है, इन पर ही हम लोग चलते हैं। हमारे जितने भी मार्ग हमारे गुरुजनों ने हमें दिखाए हैं, वो सब इन्हीं पर आधारित है और एक मनुष्य को मनुष्यता के लिए प्रेरित करते हैं। तो 10 ऐसा ही बोलता है आयुर्वेद भी हमारे। कठिन वचन बिल्कुल नहीं बोलना। हिंसा करोगे, किसी को मारोगे पीटोगे तो कोई आपको भी पीटेगा, यानी किसी को मारोगे तो कोई एक मार सकता है तो आपको भी तो मारेगा ना। यानी कोई एक पत्थर आप किसी को मारोगे तो वो 2 मार सकता होगा तो 2 मार देगा, तो चोट तो आपके भी लगनी है। यानी कि 1 रुपया किसी को परेशानी में डालने के लिए आपको 50 पैसा उसका वहन करना ही पड़ेगा, ऐसा हमारे शास्त्र में, राइट। तो हिंसा, चोरी, चुगली, कठिन वचन, झूठ, झूठ बोलेंगे तब भी हम अपने आप को आप झूठ बोल करके देखिए, कल आपकी आज स्वयं ही आत्मा गवा नहीं देगी। किसी को कठिन वचन बोल दिया हमने, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे वचन का भी हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। जिनको जो हम अपने लिए अच्छा नहीं मानते वो दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। चुगली अर्थात एक दूसरे की बात दूसरे से ना कहें, सीधा ही कहना है। उसी से कहें। मान लो आपको उस व्यक्ति के विचारों में मतभेद पाया जा रहा है तो सीधे तौर पे उसी से समाधान करें। राइट, इस प्रकार की चीजों को बताया गया है। असंबद्ध जब से गुलाम हो गए ना, तब से हमारी ये परेशानी बन चुकी है। हमारे यहाँ पे 10 विध पाप हैं, इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ईर्ष्या, कोई BMW लिया है तो बहुत बढ़िया, तो इसके लिए तो इस विधान बताए गए हैं, इसमें कठिन वचन, झूठ, असंबद्ध वचन जो हमारे से संबंध नहीं रखते, ईर्ष्या, दूसरे से ईर्ष्या नहीं होना, और नाश, एक उसने हमें पैदा किया या हमारे ऊपर कोई ऐसी आत्मसत्ता मौजूद है जो हम सबको चलाती है, और वही अंश हम सब के अंदर विद्यमान है। उस अंश का हम सब आकार स्वरूप मात्र हैं, ये हमें ज्ञान होना चाहिए, इसका बोध होना। यही 10 विध है। तो ऐसा कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये नास्तिकता वाली यानी आस्तिक विचारों से जुड़ना, यानी दूसरों को हानि पहुंचाने जैसे विचार बिल्कुल नहीं होना। पर नारी संबंध जो हम लोग देखते हैं, बाली है ना, सुग्रीव की कहानी को हम पढ़ते हैं, ऐसे जो इतिहास के दृष्टिकोण में या इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं या धार्मिक ग्रंथों में दर्ज हैं,
इन्हीं को हम ये मान के चलें कि ये हमारा एक पाप है और सजा जो है हमको भुगतनी होगी। ये 10 पाप मन वचन, यानी मन वचन से और वचन से, यानी शरीर से भी सिखाया गया है और हम लोग इसका अनुसरण करते भी आए हैं। तो मन कर्म वचन से या मनुष्य को नहीं करने चाहिए, यानी ये सब जो है नहीं करने चाहिए। तो शब्द का अर्थ धर्म पालन का व्रत, इससे आचार्य ने संक्षेप चार किया गया है, यानी संक्षेप है ना, ये थोड़ा सा छप गया है इसके। यहाँ बताया गया है, ठीक है, इस शब्द को पढ़ें तो 4 बातों में ही उन्होंने सार बता दिया। नंबर 1 क्या है कि सभी प्राणियों में दया का भाव, है ना, त्याग की भावना, यानी किसी को कोई चीज की है तो कोशिश करें हम उसका, क्योंकि यही दया का भाव होना, ये हमें बताया गया है। ये हमारी दिनचर्या है, दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए ये सब, है ना। तो दिनचर्या में सभी प्राणियों में दया का भाव, त्याग की भावना, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसको व्याख्या करने की मुझे आवश्यकता नजर नहीं आती, आप जानते भी हैं नैतिक। शारीरिक, मानसिक व वाचिक चपलता का त्याग, यानी वाचिक जो वचन से हम चपलता कुछ भी बोल देते हैं, कहीं कुछ भी करने लग जाते हैं, इसका ये नहीं होना चाहिए। दूसरे के कार्यों में भी अपने कार्यों जैसे समानता व कुशलता दिखाना, इन धर्मों में सब धर्मों का समावेश हो जाता है। यानी पूरी क्रिया कर्म, ये सारी चीजें उन्होंने 4 विधान के अंतर्गत बांट दिया है। सद्व्रत का अर्थ उन्होंने बताते हुए इन चारों के बारे में चर्चा की। इन 4 बातों में
सारा बांट दिया। सतव्रत क्या हो सकता है उसकी उन्होंने बात कही। तीव्र में स्वयं का ध्यान करना, हमेशा अपने कलापों का विचार, दिनचर्या, रात्रिचर्या का समीक्षण करते रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। वो कहते हैं कि अपन ने आज क्या गलती की है इसकी समीक्षा करें। तो समीक्षा के तहत यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आप क्या करना, ईश्वर से माफी मांगना, यानी पिता परमेश्वर ऐसी सत्ता है जो है इस दुनिया को चलाती है सम्मान करके, और उस जीवात्मा के प्रति जो हमने अपराध किया है उससे उसकी क्षमा याचना करना। ये सब क्रम जो है हमें बताए गए। अगले दिन के लिए हम क्षमा याचना के साथ में ये प्रण भी करें कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अब ये कैसे होंगे, सोचिए आपने। माना कि ऐसा व्यवहार हमारे साथियों से करते हैं या हमने किसी के प्रति द्वेष पाला, ईर्ष्या पाली, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में उसके बार बार विचार आते जाएंगे कि मैं उसके लिए ऐसा कर दूं, मैं उसको नीचा दिखा दूं, मैं ये कर दूं। तो ये सारा जो आप पूरा मनोविज्ञान, पूरा मन का जो विज्ञान है ना आपका, उसी रिसर्च में ही लगे रहोगे कि मैं उसको कैसे डाउन करूं, है ना। तो इसमें जब भी आप लगोगे तो आपको टेंशन आएगी आएगी, और साथ में दूसरों के लिए तो आप टेंशन का कारण बने। इस टेंशन के कारण जो आपके शरीर में जो अंग प्रभावित होंगे उस द्वेष या ईर्ष्या के द्वारा, और हम सभी तो इस तरह से हमारी दिनचर्या के विधान और व्यवस्थाएं बताई। सद्बुद्धि तो से एक अद्वितीय व्यक्तित्व का मैं भी
मुझे लगता है इसमें कोई प्रश्न बनते तो है नहीं, आपको फिर भी लगता है तो आप प्रश्न ले सकते हैं। फिर हम अगले अध्याय में ऋतुचर्या की चर्चा करेंगे कि कौन से ऋतु कैसे कैसे क्रम से आती है और उनका बाकी। दादा मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं ये भी नहीं खाना चाहिए मिला के सारे अनाज को? जब तक हमारा शरीर जिसको एक्सेप्ट कर रहा है जब तक तो अच्छा है, लेकिन ये मल्टीग्रेन जो है ना, इसका आप कोशिश करें कि हमारे हिसाब से तो देखिए, कुछ विटामिन पचने में ये बात तो है कि वो भारी है। मल्टीग्रेन आपने जौ मिला लिया है ना, उसमें क्या मिला लिया, राजगिरी मिला लिया, तो एक पचने में भारी होगा, एक पचने में हल्का होगा। तो जो हल्का पचने में होगा उसको तो शरीर पचा लेगा, बाकी दूसरा वाले का क्या होगा। तो फिर रोटी कैसे खाएं इसलिए दादा? हाँ जी, रोटी कैसे खाएं फिर? तो गेहूं की रोटी खानी नहीं है तो चना हाँ है, जी, हाँ ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सब मिक्स करके खाएं तो कैसे खाएं? जी, मिक्स करके जो खाए ना उनमें इतना है कि जिनमें बहुत ज्यादा भारीपन तो नहीं है। ऐसे अनाजों को हम क्या करें, जैसे गेहूं की रोटी में हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो बजाय जी गेहूं, हमारे देश का भी नहीं है, तो हमारे देश जी। के जो अनाज हैं वो लगभग समतुल्य हैं, और जिस जमीन में उगे हैं उसके लगभग समतुल्य हैं। तो उसमें आप भले ही इस विचार से यूज कर सकते हैं मिक्स करके। तो जैसे दादा चना हुआ, ज्वार, बाजरा, बहुत जरा 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 सा लेते हैं, ले सकते हैं बाजरा? अभी गर्मी गर्म करता है लेकिन थोड़ा बहुत ले सकते हैं, एक आध चम्मच, जैसे एक 4-5 लोगों के लिए सिर्फ एक चम्मच आटा। हाँ हाँ, देखिए बांग्ला गर्म जरूर है, लेकिन आप स्टेमिना देखते हैं आपकी आवाज कट रही है दादा। आवाज कट रही है दादा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
ये मीटिंग हो गया क्या ललित जी? और वो कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो जवाब दे रहे थे, फिर वो वॉइस थोड़ा सा उनका फिर चला गया। मीटिंग हो गया? नहीं मतलब अभी कुछ सवाल पूछा था, तो वो जवाब दे रहे थे, उसके बीच में फिर उनकी आवाज आना बंद हो गई। चल रहा है ना मीटिंग? मतलब हाँ, अभी खत्म होने वाला ही है बस ये। अच्छा अच्छा, फिर आप एंड कर देना, आप होस्ट हो। अब ये स्टॉप रिकॉर्डिंग करके ही आप क्लाउड में हो रहा होगा या मेरे पास होगा सेव ये? नहीं, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा दोनों में। अच्छा अच्छा, आपके पास रहेगा ना, कॉपी आ जाएगा। एक आपके पास भी रहेगा। हाँ ठीक है आपका ठीक है। रिकॉर्ड भी चल रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। मेरा रिकॉर्ड बंद हो गया क्या? नहीं, वो चल रहा है, चल रहा है। आप होस्ट हो ना, क्लाउड में भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है। जी। उनका भी नेटवर्क जा रहा है। जी, और तो कुछ सवाल आपकी नजर में है तो चर्चा करें, नहीं तो बंद दादा करें, ये तो समझ में समापन नहीं करें। आया, आपकी आवाज कट रही थी तो क्लियर नहीं हुआ इसका आंसर। अच्छा, किसका? ये जो मल्टीग्रेन आटा जो मिक्स करके खाते हैं, ज्वार बाजरा, तो अभी गर्मियों में बाजरा थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह। जी जी, बाजरा आप ले सकते हैं। आप राजस्थान जाएंगे ना, बाड़मेर वगैरह, तो जी जी। वहाँ अभी गर्मी के मौसम में बाजरे की लापसी, बाजरे की खिचड़ी ऐसे बनाई जाती है, उसको छाछ के साथ खाई जाती है। खाने का तरीका बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। जी जैसे दादा। बाजरा जो जी है आपको 50 डिग्री में, -4 डिग्री में खड़े रहने के स्टेमिना दे सकता है, वो हाँ है। जी। जी जी। तो दादा इसमें जैसे हमारा बॉडी गेहूं में बहुत स्टेमिना कम भी है होता तो है। ये दे सकता है, बहुत कुछ है। जी। जी तो दादा जैसे ये गेहूं बहुत कम क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें चना, बाजरा, ज्वार, रागी ये सब मिला के हो जाता है, तो उसमें गेहूं बहुत कम हो जाता है, तो ये ठीक है? ये शरीर विशेष विशेष पर निर्भर करेगा, है ना। जो पित्त जी। प्रकृति के हैं या जिनको एसिड बढ़ा रहता है, जो भारी खाना पचा सकते हैं, वो वो यूज कर सकते हैं। इनको यदि कोई दिक्कत आ रही है, देखिए खाने पे कोई परेशानी नहीं है, आज मल्टीविटामिन नहीं है, आजकल प्रयोग हो गए हैं, वो इससे स्वस्थ हो रहे हैं ना। तो इनको मान लो किसी को, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ रही है, तो क्या करो, इनको सारे आप अनाजों को पिसाने से पहले या पीसने से पहले या उसको मिक्स करने से पहले आटे को अलग अलग हल्का सा तवे पे भून लो, फिर आप मिला लो। आपको लगता है कि ये भारी है, तो ये पचने में हल्का हो जाएगा। जी। जी दादा, थैंक यू सो मच दादा, धन्यवाद। अभी कोई बात क्लियर हुई जी दादा क्लियर हो गई, या नहीं? हाँ जी हाँ क्लियर हो जी। गई। जी दादा, तो थैंक यू सो करें मच। समापन। जी। कर दीजिए समापन। प्रणाम दादा।